हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 4 परमाणु की संरचना के भाग 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने परमाणु की संरचना से संबंधित थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप भाग 1 को जरूर देखें ताकि आगे चैप्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की इस क्लास में हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम समस्थानिक और समभारिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं, वो है बच्चों आपके सामने कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह होता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो किस तरह होता है, इसके बारे में पहले सीखेंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि नील्स बोर ने इसके बारे में बताया था कि जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए किसने नियम बताए? बोर और बरी ने। एक वैज्ञानिक कौन थे? नील्स बोर और दूसरे थे बरी। बोर और बरी नामक दो वैज्ञानिक ने परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण पाया जाता है उससे संबंधित क्या दिए? नियम दिए। उन्होंने बच्चा पहला नियम दिया कि इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से दर्शाया जाता है। उन्होंने क्या बताया कि एक कक्षा में अधिकतम उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको बच्चों हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 2n² सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर बच्चों ये जो n है, n क्या है बच्चों? n है कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर। क्या है बच्चों? n वहां पर कक्षा की संख्या है या हम कह सकते हैं ऊर्जा स्तर है। ठीक है, जैसा बच्चों आपको चित्र में दिख रहा है, n बराबर 1 इसका मतलब है k कक्षा, n बराबर 2 इसका मतलब है l कक्षा, n बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा जिसे कहते हैं m कक्षा, और n बराबर 4 का मतलब है n कक्षा। तो n का मान 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला नियम क्या था कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है बच्चों उसे हम 2n² सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम बात करें उदाहरण की, तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो पहले कक्ष यानी कि जब n बराबर 1 हो या हम कह सकते हैं k कोष हो, तो k कोष में जब n बराबर 1 हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 2n²। तो बच्चों n की जगह कितना आ जाएगा? 1। तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी k कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। कितनी होगी? 2। इसी तरह बच्चों बात करूं मैं दूसरे कक्ष की, यानी जब n बराबर 2 या जिसे हम क्या कहते हैं, l कोष कहते हैं, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8। l कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह बच्चों मैं तीसरे कोष यानी n बराबर 3 या m कोष की बात करूं तो बच्चों उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। कितने होंगे बच्चों? 18। इसी तरह बच्चों चौथे कक्ष या हम कह सकते हैं एन कोष, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बच्चों? 32 होगी। तो जब भी आपको किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो बच्चों आप कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? 2n² का। n का मान 1 से लेकर कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, n बराबर 1 होने पर k कक्षा, n बराबर 2 होने पर l कक्षा, फिर m n o p इसी तरह कक्षा आगे बढ़ सकती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पहली कक्षा में k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, l कोष में अधिकतम 8, m कोष में अधिकतम 18 और n कोष में बच्चों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बच्चों अगला बिंदु क्या है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। देखो जो 2n² है ये तो क्या बता रहा है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। लेकिन किसी परमाणु का जो सबसे बाहरी कोष है
जो सबसे बाहर वाला कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उसमें अधिकतम से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाला भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। मतलब जो कक्षाएं होती है वो क्रमानुसार भरती है, क्रम के अनुसार भरती है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सबसे अंदर का यानी n बराबर 1 यानी कि k कक्ष भरा जाएगा। जैसे ही k कक्ष भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर भरे जाएंगे, l कक्षा में। जब l कक्षा भर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, m कक्षा में। और जब m कक्षा भर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, n कक्षा में। तो मतलब यह है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसके भीतर वाला जो कोष है वो पूरा नहीं भर जाता। जब तक भीतर वाला कोष पूरा नहीं भरेगा तब तक बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। यानी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम नाभिक से बाहर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का क्रम बढ़ता जाएगा। सबसे पहले जो पहला कक्षा है नाभिक के बिल्कुल पास वाली, जिसे हम के कक्षा कह रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर दूसरी कक्षा एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो बच्चों हमने 3 नियम पढ़े। पहला नियम कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। दूसरा नियम क्या पढ़ा कि किसी परमाणु के जो बाहर वाला कोष है उस बाहरी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सबसे बाहरी कोष में। और तीसरा नियम क्या पढ़ा कि जो कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कैसे भरे जाते हैं, वो बच्चों क्रमानुसार भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं, क्रम के अनुसार भरे जाते हैं। सबसे पहले पहली कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में, फिर चौथी कक्षा में, इसी तरह क्रम से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों पहले 18 तत्वों की परमाणविक संरचना का व्यवस्था चित्र। देखो बच्चों सबसे पहला तत्व है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, है ना। तो बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों दूसरे नंबर पे आता है आपका हीलियम। हीलियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। फिर बच्चों तीसरे नंबर पर कौन आता है, लिथियम। तो बच्चों लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 1। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों बेरियम 4 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा, 2 और 2। पहले कोष में बच्चों 2 और दूसरे कोष में भी बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर बच्चों बोरॉन 5वें नंबर पे आता है, यानी कि 2 और 3। ठीक है बच्चों, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों कार्बन 6 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा, 2 और 4। पहले कोष में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के अंदर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों आता है नाइट्रोजन 7 नंबर पे। तो पहले कोष में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष के अंदर बच्चों कितने भरने हैं, 2, और दूसरे कोष में आपको कितने बताने हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। किसके बच्चों, नाइट्रोजन के। अगला है बच्चों ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। पहले कोष में बच्चों 2, दूसरे कोष में 6। तो बच्चों पहले कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन बताने हैं और दूसरे कोष में बच्चों आपको कितने इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो बच्चों दूसरे कोष के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन बताने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बताने हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको दूसरे कोष के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर है आपका फ्लोरीन 9 नंबर पे। बच्चों कितना होगा, 2 और 7। पहले कोष में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में और दूसरे कोष में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन। फिर है बच्चों नियोन, ये कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 2 और 8। देखो बच्चों पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो बच्चों बाहरी कक्षा है जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टक कहते हैं, ये अष्टक क्या है बच्चों, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है बच्चों, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, इसी तरह बच्चों हीलियम की जो बाहरी कक्षा थी वो भी क्या थी, वो भी बच्चों पूर्ण रूप से भरी हुई थी। क्या थी बच्चों, पूर्ण रूप से भरी हुई। तो बच्चों जिन परमाणु की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, बच्चों उन्हें हम अक्रिय गैस क्या कहते हैं बच्चों, अक्रिय गैस कह लो, या बच्चों उन्हें हम कहते हैं नोबल गैस, या बच्चों कहते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस। क्योंकि बच्चों इसके बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इस वजह से ये किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, आगे बच्चों क्या है, सोडियम। ये बच्चों 11 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा, पहले कोष में बच्चों 2, दूसरे कोष में बच्चों 8 और तीसरे कोष में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो बच्चों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों है मैग्नीशियम, कितने नंबर पे आता है बच्चों? 12वें नंबर पे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा बच्चों? पहले कोष में 2, फिर बच्चों दूसरे कोष में 8 और बच्चों तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस तरह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। आगे देखो बच्चों क्या है, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 13 नंबर पे। कितना होगा बच्चों? 2, 8 और बच्चों 3। ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 3। फिर बच्चों सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। क्या होगा बच्चों? 2, 8 और 4। पहली कक्षा में बच्चों 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 4। फिर बच्चों फास्फोरस 15 नंबर पे, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में बच्चों 5। फिर बच्चों सल्फर आता है 16 नंबर पे, पहले कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों आता है क्लोरीन 17 नंबर पे, पहले कोष में बच्चों 2, दूसरे में 8 और तीसरे में बच्चों 7। फिर आती है बच्चों आपकी ऑर्गन 18 नंबर पे, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों 1 से लेकर 18 तक जो परमाणु तत्व है उनकी परमाणविक संरचना का चित्र, कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात कर रहे हैं हम संयोजकता के बारे में। किसके बारे में बच्चों? संयोजकता के बारे में। तो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है बच्चों? संयोजकता या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर और बरी की स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बच्चों? उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है बच्चों। बोर और बरी के नियम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु की जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है बच्चों उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष यानी जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या क्या कहलाती है? संयोजन क्षमता या संयोजकता कहलाती है। क्या कह रहा है कि किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो उस बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ठीक है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों को या तो दान दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजन क्षमता या संयोजकता कहलाती है। ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, यानी वो कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जितने भी जो आपकी निष्क्रिय या जो अक्रिय गैसें होती है, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें होती है, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन सब का बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, अतः ये किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अक्रिय तत्व या अक्रिय गैसें कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे कि ऐसे तत्वों की जो संयोजन शक्ति है या जो संयोजकता है वो कितनी होती है बच्चों? शून्य होती है, क्योंकि उनका बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो उन्हें कोई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जरूरत नहीं पड़ती है, अतः उनकी बच्चों संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। तो बच्चों संयोजकता का मतलब क्या है कि किसी परमाणु को अपना जो बाहरी वाला कोष है, सबसे बाहर वाला कोष जिसे हम अष्टक कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करता है, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉनों को दान देगा या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो वो कितने इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है अथवा कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वही कहलाती है बच्चों उसकी संयोजकता। ठीक है। जैसे बच्चों हम उदाहरण की बात करें, सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बन की। बच्चों कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा? 2 और 4। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में बच्चों इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरी कक्षा में बच्चों इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब जो सबसे जो बाहरी कोष है, ठीक है, बाहरी कोष, ठीक है, अब बच्चों इसका जो अष्टक अगर इसे पूरा करना है, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे करने हैं तो ये क्या करेगा बच्चों?
4 इसके पास पहले से हैं, तो ये क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, है ना। तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो बाहरी कोष है, जो अष्टक है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो उस अष्टक को पूरा करने के लिए कार्बन को 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी है बच्चों, 4 है। इसी तरह बच्चों में बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। पहले कोष में, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष के अंदर बच्चों कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर एल कोष पूरा करना है, यानी अष्टक को पूरा करना है, तो और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 तो पहले से हैं और 2 और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है बच्चों, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु को अपनी बाहरी कोष को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों, वही उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। आगे बच्चों बात कर रहे हैं विभिन्न सेलों या कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उसके साथ साथ पहले जो 18 तत्व है उनके परमाणुओं का संयोजन, हम कह सकते हैं उनकी संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 1 है। न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों के कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, अतः इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों, 1 है। फिर बच्चों दूसरा है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। प्रोटॉन की संख्या भी 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है। और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बच्चों, के कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। के कोष के अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, यानी के कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, ठीक है। अगला है बच्चों क्या, लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 3। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है, 3। प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चों, 3। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रॉनों के वितरण की, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और 1। अब बच्चों इसके एल कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, तो बच्चों ये क्या करेगा, जब 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान कर देगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 1। फिर बच्चों बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 4। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4। बात करें इलेक्ट्रॉनों के वितरण की, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, तो बच्चों के कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष के अंदर भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये क्या करेगा, एल कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। अगला है बच्चों प्रतीक क्या है, बोरॉन। बोरॉन का परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 5। प्रोटॉन की संख्या भी 5। न्यूट्रॉन की संख्या 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों 5। अब बात करें इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बच्चों, तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और एल कोष में 3। तो ये क्या करेगा बच्चों, अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 3। फिर बच्चों बात करें कार्बन की, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 6। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6। न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 4। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। फिर बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। प्रोटॉन की संख्या भी 7। न्यूट्रॉन की संख्या भी 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7। इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होगा, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 5। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। फिर बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। प्रोटॉन की संख्या भी 8। न्यूट्रॉन की संख्या भी 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8। इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा बच्चों, 2 और 6। तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। फिर बच्चों क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9। प्रोटॉन की संख्या 9। न्यूट्रॉन की संख्या 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या 9। इलेक्ट्रॉन का वितरण पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 7, है ना। तो बच्चों
इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक। फिर बच्चों नियॉन, परमाणु क्रमांक कितना है? 10। प्रोटॉन की संख्या भी 10, न्यूट्रॉन की संख्या भी 10 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10। इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा? 2 और 8। ठीक है, यानी जो दूसरा कोष है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों? इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। फिर है बच्चों सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 11 नंबर पे। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। इलेक्ट्रॉन का वितरण पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 1। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का दान देगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। फिर बच्चों मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, प्रोटॉन की संख्या भी 12, न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12। वितरण क्या होगा? 2, 8 और 2। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? दान करेगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। फिर है बच्चों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 13 नंबर पे। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 13। न्यूट्रॉन की संख्या 14, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना होगा? 2, 8 और 3। तो ये क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। तो संयोजकता कितनी होगी बच्चों? 3। ठीक है, आगे बच्चों क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 14 है। न्यूट्रॉन की संख्या भी 14 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 14 है। ठीक है, अब बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन की वितरण की, तो 2, 8 और 4। सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की और साझेदारी करेगा। तो संयोजकता कितनी होगी? 4। फिर बच्चों बात करें फास्फोरस की, तो परमाणु क्रमांक कितना है? 15। प्रोटॉन की संख्या भी 15, न्यूट्रॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना होगा? 2, 8 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ेगी। तो कभी कभार ये 3 संयोजकता दर्शाता है और कभी कभार 5 भी संयोजकता दर्शाता है। अगला है बच्चों सल्फर। परमाणु क्रमांक कितना है? 16। प्रोटॉन की संख्या भी 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 16। फिर इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 8 और 6। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने की कमी पड़ रही है? 2 की। तो संयोजकता कितनी होगी बच्चों? 2 हो जाएगी संयोजकता। फिर है क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना है? 17। प्रोटॉन की संख्या भी 17, न्यूट्रॉन की संख्या 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना होगा? 2, 8 और 7। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। फिर है ऑर्गन। कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। प्रोटॉन की संख्या 18, न्यूट्रॉन की संख्या 22, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा? 2, 8 और 8। बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ है अतः संयोजकता कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात कर रहे हैं परमाणु संख्या के बारे में। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है वही कहलाती है उसकी परमाणु संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की कुल संख्या है वही कहलाती है उसकी परमाणु संख्या। जो परमाणु संख्या है वो किसी भी परमाणु का क्या होती है? परिचायक होती है। मतलब इसमें जो बदलाव है वो किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। यानी परमाणु की संरचना में यदि प्रोटॉन की संख्या में कमी या वृद्धि होगी तो उस परमाणु की जो स्वरूप है, जो संरचना है, वो भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जो परमाणु संख्या है उसे कैपिटल जेड के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु संख्या बराबर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव कैसी होती है बच्चों? बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर जो संरचना दी गई है वो किसकी दी गई है? ऑक्सीजन की। तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। तो इसका जो परमाणु संख्या या जो परमाणु क्रमांक है वो बच्चों कितना होगा? वो हो जाएगा बच्चों 8। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात कर रहे हैं द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो जोड़ है वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो जोड़ है वो कहलाता है उसकी द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। इसे बताते हैं दोस्तों कैपिटल ए से। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे कि मैंने इधर उदाहरण लिखा है ऑक्सीजन का। किसका लिखा है? ऑक्सीजन का। यदि मैं ऑक्सीजन के लिए क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है,
तो देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कितना होगा बच्चों 16 होगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं बच्चों द्रव्यमान का प्रस्तुतिकरण। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या को कैसे दर्शाते हैं कैपिटल ए से, परमाणु संख्या को कैसे दर्शाते हैं कैपिटल जेड से, और ई क्या है बच्चों ई उस तत्व का प्रतीक है। ई क्या है बच्चों ई उस तत्व का प्रतीक है। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, देखो बच्चों कि यहां पर एल क्या है बच्चों तत्व का प्रतीक है। ठीक है, एल यानी कि ई की जगह देखो कैसे लिखेंगे ई ऊपर ए और इधर जेड। देखो ई क्या है बच्चों तत्व का प्रतीक, तो यहां पर देखो जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, यह है तत्व का प्रतीक। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 26, तो 26 को हम इधर लिखेंगे ऊपर। परमाणु संख्या कितनी है 13, तो 13 को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो 13Al26 मतलब एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 है और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है बच्चों 26 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या 13 है, अतः इसकी परमाणु संख्या 13 है और इसका द्रव्यमान क्या है बच्चों 13 + 13, यानी प्रोटॉन की संख्या भी 13 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 13 है। तो एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा बच्चों 26 हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों समस्थानिक। देखो बच्चों नाम से पता चल रहा है समस्थानिक यानी कि सम स्थान मतलब क्या है स्थान समान है, सम का मतलब समान। ठीक है, यानी कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है। जिनकी परमाणु संख्या एक समान का मतलब क्या है उनका स्थान तो एक जैसा है, भाई परमाणु संख्या एक जैसी है यानी वो एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। उन्हें क्या कहा जाता है समस्थानिक कहा जाता है। बच्चों समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या एक समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है अलग अलग होती है, उन्हें बच्चों क्या कहा जाता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे बच्चों यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं हाइड्रोजन का। अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो इसके कितने समस्थानिक है 3 समस्थानिक है, जैसे प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। ठीक है, प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अब बच्चों देखो प्रत्येक की जो परमाणु संख्या है वो समान है, देखो सबकी परमाणु संख्या एक एक और एक है, लेकिन तीनों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग है। प्रोटियम का द्रव्यमान 1 है, ड्यूटीरियम का द्रव्यमान 2 है और ट्राइटीरियम का द्रव्यमान कितना है 3 है। तो ये एक ही तत्व यानी हाइड्रोजन के 3 परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह बच्चों कार्बन के 2 समस्थानिक है C612 और C613, C612 और C613। ठीक है बच्चों, इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के 17Cl35 और 17Cl37। ये क्या है बच्चों ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। तो हम कह सकते हैं कि समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण है वो एक समान होते हैं लेकिन जो भौतिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण है वो बच्चों कैसे होते हैं एक समान, और जो बच्चों भौतिक गुण है वो कैसे होते हैं अलग अलग। अब रासायनिक गुण एक जैसे क्यों होते हैं क्योंकि उनकी परमाणु संख्या एक जैसी होती है, केवल किसमें फर्क होता है द्रव्यमान संख्या में। आगे बात करते हैं बच्चों समस्थानिकों के उपयोग के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों समस्थानिकों के उपयोग के बारे में। पहला उपयोग है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला बच्चों है कैंसर के उपचार में, किसके उपचार में कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों समभारिक। अब देखो बच्चों भार समान है यानी परमाणु भार समान है, तो बच्चों समभारिक वे परमाणु है
जिनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान। यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। समभारिक वे परमाणु है, वे अलग अलग परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए दो तत्व कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या कितनी है, 20, और ऑर्गन जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 18, लेकिन दोनों ही तत्वों की जो परमाणु द्रव्यमान है, जो परमाणु भार है, वो कितना है, समान है, 40 है। ठीक है, तो तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, समान है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं 20 Ca40 और आपका जो परमाणु संख्या कितनी है, 18, 18Ar और कितना हो जाएगा आपका 40। तो देखो दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग है, इसकी 20 है और इसकी 18 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, 40 और 40। तो समभारिक वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान, लेकिन परमाणु संख्या या जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे तत्वों को कहते हैं बच्चों समभारिक। तो बच्चों इस तरह हमने आपके अध्याय 4 की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं संपूर्ण चैप्टर की व्याख्या आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।